मेरा नाम प्रगति है। मेरी शादी हुई तो मुझे ससुराल ऐसा मिला जहाँ मेरे मायके से भी ज़्यादा गरीबी थी। मेरा पति रिक्शा चलाया करता था। अभी मेरी शादी को 2 महीने ही तो हुए थे। एक दिन एक बड़ी गाड़ी वाले ने मेरे पति को उसकी रिक्शा समेत कुचल दिया, जिसकी वजह से मेरा पति दोनों टांगों से लाचार हो गया था। मेरे पिता तो इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन माँ थी जो हमेशा ही बीमार रहती थी। उनको लगता था कि मैं अपनी बेटी की शादी अपने जीते जी कर दूं तो सुकून से मर सकूंगी। इसीलिए उन्होंने मेरी शादी विशाल के साथ करवा दी थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो मुझे 2 वक्त की रोटी भरपेट खिला सके, लेकिन मेरा भाग्य कुछ और ही कहता था। किसी अच्छे परिवार से या खाते पीते परिवार से मेरा कभी रिश्ता ही नहीं आया। इसी सब में माँ की बीमारी बढ़ती जा रही थी और उनको लगता था कि उनकी मौत नज़दीक है। इसलिए उन्होंने हमारे ही पड़ोस में रहने वाले विशाल रिक्शा वाले के साथ मेरी शादी करवा दी। वो भले ही गरीब था, लेकिन एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। माँ कहती थी कि ये तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। शादी के बाद मेरे पति के एक्सीडेंट होने के बाद जो 2 वक्त की रोटी पहले हम लोग खा रहे थे, अब वो भी नसीब नहीं हो रही थी। घर के हालात बदतर होते जा रहे थे। मेरा पति जो पहले रोज़ के 200-300 रुपये कमाकर हम दोनों का गुजारा कर लिया करता था, लेकिन अब वो किसी काबिल नहीं रहा था। मगर मैं ऐसे समय में अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती थी। मैंने उससे वादा किया था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा ख्याल रखूँगी। उसका घर भी मेरे ही घर की तरह बहुत छोटा था, लेकिन इस छोटे से घर में हम लोग सुकून से रह रहे थे। अगर परेशानी थी तो वो ये थी कि पेट खाने को मांगता था। अब तो मेरे पति को भी दवाइयों की ज़रूरत होती थी। जिस समय मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर ने कहा था कि हम आपके पति की टांग काटकर उसका ऑपरेशन करके उसमें आर्टिफिशियल टांग लगा सकते हैं, जिससे वो चल सकेगा, लेकिन उसके लिए ज़्यादा खर्च आएगा। मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मोहल्ले के लोगों ने एक्सीडेंट होने के बाद मेरे पति को अस्पताल में भर्ती करवा दिया था और सब लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे डालकर उनका इलाज तो करवा दिया था, लेकिन कोई भी इतने पैसे नहीं दे सकता था जिससे मेरे पति का ऑपरेशन हो सके। उनके ऑपरेशन में बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। पैसों की कमी की वजह से मेरे पति हमेशा हमेशा के लिए लाचार हो गए, जिसकी वजह से हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां आ गई थी। मगर मैंने भी सोच लिया था कि अगर मेरा पति लाचार हो गया तो क्या हुआ, मेरे हाथ पैर तो सही सलामत है, मैं ही कोई काम कर लेती हूँ। मैंने लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करना शुरू कर दिया था, मगर इन छोटे छोटे घरों में मुझसे काम ज़्यादा लिया जाता था और पैसे कम दिए जाते थे। मैं चाहती थी कि मुझे किसी अमीर घर में नौकरी मिल जाए, जहाँ पर मुझे इतने पैसे तो मिल जाया करें जिससे मेरा और मेरे पति का गुजारा अच्छे से हो जाए। कई महीनों तक तो मैं छोटे मोटे घरों में काम करती रही, लेकिन फिर एक दिन मुझे मेरी एक जानने वाली ने एक बंगले में नौकरी का बताया, जहाँ पर नौकरानी की ज़रूरत थी। सुना था कि उन्हें झाड़ू पोछा करने के लिए एक नौकरानी और चाहिए थी। मुझे बताया गया था कि वो बंगला बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि जिसमें मेरे जैसे 50 घर आ सकते थे, इसलिए वहाँ ज़्यादा नौकरों की भी ज़रूरत थी। मैं तो फ़ौरन ही मान गई ये नौकरी करने के लिए। मैंने कहा मैं कल ही जाकर वहाँ के मालिक से बात करके आऊँगी। नौकरानी ने कहा कि मालिक से बात करने की ज़रूरत नहीं है। बंगले की जो बड़ी नौकरानी है, जो काफ़ी सालों से वहाँ काम करती आ रही है, ये सब कुछ उसके हाथ में है। मैंने तेरे लिए उससे बात कर ली है, तू परसों काम पर आ जाना। मैंने अपने पति को इस बारे में बता दिया था। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, तुम वहाँ नौकरी करने के लिए चली जाना। 2 दिन गुजरने के बाद मैं यहाँ बंगले में काम करने के लिए आ गई थी। ये बंगला बहुत बड़ा था, लेकिन पुराने टाइप का बना हुआ था। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो बाकी की नौकरानियों की नज़र मुझ पर जम गई। वहाँ पर नौकर भी काम करते थे और नौकरानियाँ भी। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई अजनबी चीज़ हूँ। यहाँ पर मौजूद लोगों की नज़रों में बड़ी ही अजीब सी उलझन थी, जैसे उन्होंने मुझे कहीं देखा हो। मैंने उनको नज़रअंदाज किया और सीधा अपना काम संभालने लगी। मुझे बताया गया था कि मुझे सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई नीशू बेबी के कमरे की करनी है। नीशू बेबी इस घर की सबसे छोटी बेटी थी। मुझे कहा गया था कि मुझे उनका ख्याल भी रखना है, उनके खाने पीने का ध्यान भी रखना है और उनके कमरे की साफ़ सफाई भी टाइम से करनी है। नीशू बेबी एक मासूम भोली भाली और 13 साल की बच्ची थी। सुना था
कि वो पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती है। वो बहुत ज़िद्दी थी, इसीलिए उनके आगे पीछे नौकर घूमते रहते थे। बंगला बहुत बड़ा था, नौकरों को ढेर सारे काम होते थे, इसलिए उन्हें नीशू बेबी के लिए एक नौकरानी अलग से चाहिए थी। मुझे नीशू बेबी से मिलवा दिया गया था। वो पहली ही मुलाकात में मेरे साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। उसके बाद वो मुझे अपने कमरे में ले गई थी। उन्होंने मुझे अपना कमरा दिखाया और कहा कि मुझे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने कमरे में ही सारे काम करती हूँ, खाना पीना, पढ़ाई और लगभग सभी काम। इस वजह से मेरे कमरे में बार बार गंदगी होती रहती है और ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि आप फिक्र मत करो बेबी जी, मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगी। आपने जैसा कहा है मैं आपके सारे काम किया करूँगी। फिर मेरा सामना हुआ इस बंगले के सबसे बड़े बेटे से, जिनका नाम रघुवीर प्रताप था। उन्होंने मुझे सर से लेकर पैर तक गौर से देखा और कहने लगे कि टाइम की पाबंद रहना, हमारे यहाँ वक्त की बर्बादी नहीं की जाती, सारे काम टाइम पर होते हैं और उसूलों की भी बहुत सख्ती है। मैंने अपना सर हिला दिया था कि जी मालिक, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मुझे लगा कि वो अमीर होने के साथ साथ जिस तरह से अमीर लोग घमंडी होते हैं, कुछ इस तरह के हैं। वो मुझसे बातचीत करने के बाद आगे की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अचानक पीछे मुड़े और यहाँ की सबसे पुरानी नौकरानी मंजरी को देखकर कहने लगे कि आपने इसे अच्छी तरह से सारे काम समझा दिए हैं ना। वो वहाँ पर नज़र झुकाकर खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि जी मालिक, मैंने सब कुछ बता दिया है। उन्होंने कहा कि इससे कहो कि अगर इसे यहाँ नौकरी करनी है तो 24 घंटे यहीं रहना होगा, क्योंकि हमारी बहन को कभी भी कोई भी काम पड़ जाता है, इसलिए इसे यहाँ दिन रात काम करना होगा और यहाँ दिन रात रहना होगा। ये बात इसे अच्छे से समझा देना। इस काम के बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि नौकरी पूरे 24 घंटे की होनी चाहिए। मंजरी काकी ने जी मालिक कहकर अपना सर हिला दिया और रघुवीर प्रताप दरवाजे से बाहर निकल गए थे। लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बात थी। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ मन लगाकर काम करूँगी, किसी को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी और ना ही किसी के पर्सनल मैटर में दखलंदाजी करूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ रहकर 24 घंटे नौकरी कैसे कर सकती हूँ। एक तरफ मेरा लाचार पति है, जिनका ख्याल भी तो मुझे ही रखना होता है, और दूसरी तरफ ये नौकरी है जहाँ मुझे 24 घंटे नौकरी करने के ढेर सारे पैसे मिलेंगे। मुझे यहीं रहने को कहा गया था। यहाँ पर रहने के लिए मुझे एक छोटा सा कमरा भी दिखा दिया गया था, लेकिन मैं ऐसे कैसे अपने पति की इजाज़त के बिना यहाँ पर रह सकती थी। मैंने सोच लिया था कि पहले मैं इस बारे में अपने पति से बात करूँगी। मेरे पति लाचार हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत होती है। मैं जब आज सारे काम समझने के बाद अपने घर आई थी तो मैंने अपने पति को यहाँ के बारे में सब कुछ बता दिया था। मुझे लगा कि अपने बारे में सोचते हुए विशाल मुझे ये नौकरी कभी नहीं करने देंगे, लेकिन उन्होंने तो कहा कि जब तुम्हें वहाँ पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो तुम वहाँ दिन रात नौकरी भी करोगी तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने कहा विशाल, ऐसे कैसे परेशानी की बात नहीं है, मुझे आपकी फ़िक्र रहेगी। मैं आपके बिना वहाँ कैसे रह सकती हूँ। वहाँ पर ज़्यादातर सारी ही नौकरानियाँ दिन रात रहती हैं। मैंने देखा है कि किसी भी नौकरानी के कोई भी परिवार का सदस्य वहाँ नहीं रहता। मुझे वहाँ पर काम करने वाली नौकरानियों ने बताया था कि वो लोग हफ्ते में एक बार अपने परिवार से मिलने के लिए चली जाती हैं। मेरे लिए एक हफ्ता आपके बिना गुजारना बहुत मुश्किल है। मैं अगर नहीं रही तो फिर आपका काम कौन करेगा, आपका ख्याल कौन रखेगा। विशाल कहने लगे कि अरे तुम परेशान क्यों होती हो, तुम्हारे घर में तुम्हारी बीमार माँ है और इधर मैं हूँ। मैं तुम्हारी माँ के पास चला जाया करूँगा, वहाँ हम दोनों एक दूसरे का सुख दुख बांट लिया करेंगे। लेकिन तुम इस नौकरी को अपने हाथ से मत जाने देना। इतनी अच्छी नौकरी तुम्हें बड़ी मुश्किल से मिली है। ये नौकरी करने से हमारे घर के हालात बदल जाएंगे। अपने पति की बात सुनकर मैंने उनसे कहा तो फिर ठीक है, कल से ही मैं वहीं पर काम देखूंगी। अगले दिन जब मैं काम पर आई तो मैंने देखा कि रघुवीर प्रताप घर से बाहर की तरफ निकल रहे थे। उन्होंने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली। उनका कद लंबा, गहरी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी थी। मुझे देखकर वो रुक गए थे। एक लम्हे के लिए वो मुझे टकटकी बांध कर देखते रहे, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर एक सादी हंसी हंसते हुए कहने लगे कि तुम यहाँ नौकरी करने के लिए आ गई हो। मुझे लगा कि 24 घंटे की नौकरी सुनकर तुम यहाँ से चली जाओगी, मगर तुम तो बड़ी चालाक लग रही हो। देखो, यहाँ तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। यहाँ बड़ी सोच समझकर काम करना होगा। यहाँ के सारे ही नौकर हमारे बहुत वफादार हैं, तुम्हें भी यहाँ वफादारी से काम करना होगा। मैंने अपनी नज़र झुकाकर कहा कि जी मालिक, ऐसा ही होगा।
उनके शब्दों से मुझे हैरानी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे उन्हें मेरी मौजूदगी से कोई तकलीफ हो। मैंने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल किया। मैं खामोशी से निशु बेबी के कमरे में चली गई थी, उनके कमरे की सफाई करने के लिए, लेकिन रघुवीर प्रताप के कहे हुए शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। इसी तरह मैं यहाँ पर काम करती रही। 1 हफ्ते में एक बार मुझे भी अपने घर जाने की इजाज़त थी। मुझे यहाँ नौकरी करने से इतना सुकून मिला था कि मुझे जो पैसे मिले थे उनसे मैंने अपनी माँ का इलाज करवाया था और घर में राशन भरवाया था। मेरी जगह मेरी माँ मेरे पति का ख्याल रख रही थी और मैंने देखा था कि माँ को अच्छा इलाज मिलने से उनकी तबीयत में सुधार आया था। अगले कुछ दिनों में मैंने नोट किया था कि इस बंगले में कुछ अजीब बात थी। यहाँ के नौकर धीमे धीमे आपस में बातें करते थे, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हों। मुझे हमेशा लगता था कि कोई मुझे छुप के देख रहा है, मगर जब मैं मुड़कर देखती तो कुछ भी नहीं होता था। एक दिन जब मैं निशु बेबी के कमरे में मौजूद थी, उनके कपड़ों पर इस्त्री कर रही थी और वो अपने बिस्तर पर बैठी हुई पढ़ाई कर रही थी, तब रघुवीर प्रताप वहाँ पर आ गए और मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहोगी। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हो गई और उनको देखने लगी। मैंने कहा, मालिक आपका क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि तुम बस यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। मैंने कहा, मैं भला यहाँ रहते हुए किसी मुसीबत का शिकार कैसे हो सकती हूँ? मैं तो यहाँ काम करने के लिए आई हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ अपना काम कर रही हूँ और मुझे कोई हक नहीं कि मैं आपकी फैमिली के मैटर में दखल अंदाजी करूँ। मैंने सख्त शब्दों में उनका जवाब दिया था। मालिक मेरी आंखों के सामने खड़े हुए थे और निशु बेबी अपनी पढ़ाई में बिजी थी। उसे हम दोनों के बीच की होने वाली बातचीत सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि हम उनसे काफ़ी दूरी पर थे। मालिक हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यह नौकरी मिली है? मैंने फिर से उनको देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ पर इसलिए रखा गया है क्योंकि तुम। फिर आगे वो बोले, फिलहाल तुम ज़्यादा सवाल मत पूछो। मैं उनके शब्दों पर हैरान रह गई थी। उनकी नज़रों में कोई डर था या गुस्सा, मैं समझ नहीं पा रही थी, मगर एक रात साबित हो गया था कि वो नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ पर रहूँ। अगर वो नहीं चाहते थे तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ निशु बेबी के लिए नौकरी पर क्यों रखा था? उसी रात जब मैं निशु बेबी के कमरे में उनका खाना देने के लिए गई थी, तभी मुझे खिड़की के बाहर कोई हरकत महसूस हुई। मैंने फ़ौरन पर्दा हटाया, मगर बाहर अंधेरा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन जैसे ही मैं पलटी तो एक साया तेज़ी से वहाँ से गायब हो गया। ये सपना था या हकीकत, मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने ज़रूर किसी को देखा था या फिर सच में मेरा वहम था। निशु बेबी खाना खा चुकी थी और फिर मैं खाने के बर्तन लेकर कमरे से बाहर निकल आई। बंगले के बाहर सुनसान रास्ते पर धीमे धीमे रोशनी छाई हुई थी। मैंने अपने दिल को मजबूत किया और सोचा कि नीचे जाकर देखूं कि बाहर कोई है या नहीं। जैसे ही मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, मुझे पीछे से आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं चौंक कर पलटी। रघुवीर प्रताप अंधेरे में खड़े हुए थे। उनकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थी। मैंने कांपते हुए शब्दों में कहा कि मैंने खिड़की के बाहर किसी को देखा था, शायद वहाँ पर कोई था। रघुवीर प्रताप की आंखों में एक लम्हे के लिए कोई चमक उभर गई थी, मगर उन्होंने फ़ौरन चेहरे पर सीरियसनेस सवार कर ली। वो कहने लगे कि यहाँ कोई नहीं था, बेहतर होगा कि तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। उनके शब्दों में हुक्म था, जैसे वो मुझे किसी बात से रोकना चाहते हों, लेकिन मैंने सच में किसी को देखा था। उन्होंने कहा कि रुको, और ये कहकर उन्होंने एक कदम बढ़ाया। उनके चेहरे पर फिर से वही सख्ती थी जो मैंने पहले दिन देखी थी। मेरे कदम वहीं पर जम गए थे। मुझे लगा जैसे वो जानते हैं कि मैंने क्या देखा, मगर वो नहीं चाहते थे कि मैं सच तक पहुंचूं। ये सब क्या था, मैं अभी तक समझ नहीं पा रही थी। अगले दिन मैं निशु बेबी को उनके कमरे में नाश्ता देने के लिए गई थी, मगर मेरा दिमाग बार बार रात वाले हादसे की तरफ जा रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस मैटर को ऐसे तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। शाम के समय मैंने यहाँ की सबसे पुरानी नौकरानी मंजरिका को बुलाया। मैंने उनसे कहा, मंजरिका जी, ये घर बहुत अजीब है ना, और यहाँ के लोग भी। पहले तो वो खामोश रहीं, फिर कहने लगीं कि बेटा, मुझसे ज़्यादा सवाल मत करो, यहाँ तुम ज़्यादातर खामोशी से काम किया करो। इस घर में जो दिखाई देता है वो हकीकत नहीं होता, और जो हकीकत में है वो दिखाई नहीं देता। उनकी बात सुनकर तो मुझे एक ज़ोरदार धक्का लगा था। मैंने उनसे आगे भी कुछ पूछना चाहा, लेकिन मंजरी काकी तो तेज़ी से वहाँ से चली गई थी, जैसे मुझे कुछ बताना ही ना चाहती हों।
उसी शाम मैं निशु बेबी के साथ गार्डन में थी कि अचानक रघुवीर प्रताप मेरे रास्ते में आ गए और कहने लगे कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। उनकी बात सुनकर मैं उनको चौंक कर देखने लगी। मैंने कहा, मालिक, मैंने क्या किया है? उन्होंने कहा कि यहाँ किसी भी चीज़ को देखकर कोई सवाल मत करो। जो तुमने रात को देखा उसे भूल जाओ और कभी भी बंगले के सबसे ऊपर वाले पोर्शन पर मत जाना। मैंने हैरानी से कहा कि ऊपर वाला पोर्शन? उनकी आंखों में चमक उभर आई थी, जैसे उनके मुंह से गलती से ये सब निकल गया हो। उन्होंने फौरन से अपनी नज़र घुमा ली थी और वो वहाँ से चले गए थे। ये पहली बार था जब मुझे लगा कि यहाँ कुछ बहुत अजीब था। रात के समय मैं अपने कमरे में मौजूद थी। मुझे फिर से लगा कि जैसे मेरे कमरे के बाहर कोई साया है। इस बार मैं डरने के बजाय उसका पीछा करने लगी। वो साया तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा था। मैं भी उसका पीछा करने लगी तो अचानक मेरे कदम रुक गए। ये वही ऊपर वाला पोर्शन था जिसके बारे में मालिक ने मुझे बताया था। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। यहाँ पर ऐसा भी क्या था जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी? मैं एक कदम आगे बढ़ी, लेकिन तभी किसी ने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा था ना कि यहाँ पर मत आना। रघुवीर प्रताप की एक ज़ोरदार आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैंने उनके हाथ से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो गलती से मुझे पकड़े हुए थे। उन्होंने कहा, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। वो गुर्राने लगे। मैंने कहा, तो फिर किसके लिए है? लेकिन उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे बाजू से घसीटकर नीचे की तरफ लाने लगे। मुझे पता था कि मैं किसी खतरनाक सच की तरफ पहुंच चुकी हूं। अब मैं पीछे हटने वाली नहीं थी, भले से ही मेरी नौकरी क्यों न चली जाती। रघुवीर प्रताप ने मुझे मजबूती से पकड़ा हुआ था। वो तेज़ी से मुझे कमरे की तरफ लेकर आ रहे थे। मैंने उनसे खुद को छुड़वाने की कोशिश की। मेरे अंदर गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ये सब ज़बरदस्ती क्यों? मुझे सच जानने का हक है। मैंने गुस्से में मालिक से कहा तो वो एकदम रुक गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि ये तुम्हारे भले के लिए है, तुम नहीं समझोगी। उन्होंने धीरे से कहा और फिर मेरा बाजू छोड़ दिया। मेरे लिए या फिर किसी और के राज के लिए आप लोग ज़रूर मुझसे कुछ न कुछ छुपा रहे हो। रघुवीर प्रताप खामोश हो गए और पलटकर वहाँ से चले गए। मैं वहीं खड़ी रह गई थी। मेरे दिमाग में ढेर सारे सवाल घूम रहे थे। अगले दिन जब मैं निशु बेबी को तैयार करने के लिए उनके कमरे में जा रही थी, जब मंजरी काकी मेरे करीब आई, उनकी आंखों में बेचैनी थी। वो धीरे से कहने लगी, बेटा, तुम ऊपर वाली मंजिल पर क्यों गई थी? मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा और कहा कि आपको कैसे पता? वो डर रही थी कि कहीं उन्हें मुझसे बातें करते हुए कोई देख न ले। उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने ऊपर जाने की हरकत कर दी है, अब तुम्हारी खैर नहीं है। मुझे तो डर लगने लगा था। मंजरी काकी तो ये बात बताने के बाद वहाँ से चली गई थी, लेकिन मैं सारी रात सो न सकी थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं फिर से ऊपर वाली मंजिल की तरफ बढ़ पड़ी। इस बार मैं बहुत सावधान थी ताकि मुझे कोई देख न ले। ऊपर वाली मंजिल पर एक बड़ा सा कमरा बना हुआ था जिस पर जंग से भरा ताला लगा हुआ था। ये कि ताला सिर्फ लटका हुआ था। मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो खुल गया था। अंदर हर तरफ धूल और जाले थे। मुझे लगा कि काफ़ी समय से यहाँ कोई नहीं आया हो, लेकिन फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि यहाँ पर कोई है। मैं जैसे ही आगे की तरफ बढ़ी तो अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ पर लकड़ी का दरवाज़ा है। मैंने झुककर देखा तो यहाँ सच में ज़मीन में एक लकड़ी का दरवाज़ा था। शायद यहाँ से रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था। मैं अभी नीचे झुकी रही थी, अचानक मुझे आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने चौंक कर देखा तो रघुवीर प्रताप खड़े हुए थे। इस बार उनके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा नहीं था बल्कि डर भी था। उन्होंने कहा कि कितनी बार कहा है कि तुम इस पोर्शन से दूर रहो। मैंने कहा, आखिर आपने यहाँ क्या छुपा रखा है? उन्होंने कहा कि बस तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा, लेकिन क्यों? आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मैं जानना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, तो फिर सुनो, तुम यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हें यहाँ रहते हुए कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने कहा, आपका क्या मतलब है? मगर उन्होंने मुझे इससे आगे की बात नहीं बताई और वो वहाँ से चले गए। उन्होंने मेरे दिल में शक पैदा कर दिया था। अगले दिन जब मैं निशु बेबी के कमरे में थी और सफाई कर रही थी, तब मैंने देखा कि वो अपनी किताब के एक पेज उलट रही थी। मगर जब मैं उनके करीब गई तब जल्दी से उन्होंने उस किताब को बंद कर दिया, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हों। मैंने उनको भांप लिया था कि वो अपनी उस किताब को कहाँ रख रही हैं। जब वो कमरे से बाहर गई तो मैं खामोशी से उनके कमरे में चली गई और मैंने उसी किताब को खोल कर देखा कि उसमें आखिर ऐसा भी क्या है। मैंने देखा कि ये तो प्रॉपर्टी के कागजात थे जिसमें वसीयत लिखी हुई थी।
मैं राजवीर प्रताप अपने होशो-हवास में अपनी सारी जायदाद अपनी सगी के नाम करता हूँ। ये सगी बेटी कौन थी? उसका नाम इस वसीयत में मिटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे पेन से काट दिया हो। क्या ये वो चीज़ थी जिसे निशु बेबी मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी? क्या वो ये राज था जो उस साए से जुड़ा हुआ था? मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। इस छोटी सी बच्ची के पास ये जायदाद की वसीयत कहाँ से आई? फिर मैंने सोचा कि मेरे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है। मैं वो पेपर लेकर रघुवीर प्रताप के पास चली गई और उनसे कहा कि मालिक देखिए, ये सब क्या है? उन्होंने कागज़ की तरफ देखा और उनके चेहरे का रंग बदल गया। कहने लगे कि तुम्हें ये कहाँ से मिला? मैंने कहा कि ये निशु बेबी के पास था। क्या आपको पता है कि ये क्या है? उन्होंने मेरे हाथ से वो कागज़ छीनकर फाड़ दिया। कहने लगे कि ये सब बकवास है। उन्हें गुस्सा आ गया था। मैंने कहा कि ये सब झूठ है, बकवास है, तो फिर आपने इसे फाड़ा क्यों? क्योंकि कुछ राज राज ही रह जाने चाहिए। अगर तुम अक्लमंद हो तो इस मामले से दूर रहो। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए थे। मैं जान चुकी थी कि ये सच है और रघुवीर प्रताप नहीं चाहते कि मैं इसे जानूं। मैंने जल्दी से मंजरी काकी को ढूंढा और उनके पास पहुंच गई। मैंने उनको इस पेपर के बारे में बताया तो वो घबरा गईं। कहने लगीं कि बेटा, इस राज को मत खोलो। तुम्हें जो लग रहा है वो तुम्हारी दुनिया बदल देगा। मगर मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर यहाँ ऐसा भी क्या हो रहा है? मैंने मंजरी काकी से कहा। पहले उन्होंने हर तरफ देखा, फिर कहने लगी कि कुछ सालों पहले इस बंगले में एक हादसा हुआ था जिसे सबने दफन कर दिया। अगर वो हकीकत बाहर आ गई तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। मैंने कहा, कौन सी हकीकत? उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता सकती, बस इतना जान लो कि तुम यहाँ जितनी देर रहोगी उतनी ज़्यादा खतरे में पड़ जाओगी। रात के समय मैंने बंगले के अलग अलग कमरों की तलाशी लेने का फैसला किया। मुझे कहीं ना कहीं सच का सुराग ज़रूर मिलना था। जैसे ही मैं पुराने स्टोर रूम में दाखिल हुई, मेरी नज़र एक लाल रंग के पर्दे पर पड़ी जो दीवार के साथ लगा हुआ था। मैं आगे बढ़ी और मैंने पर्दा खींच दिया। मेरे कदम वहीं पर जम गए। मेरे सामने एक लकड़ी का दरवाज़ा था जो बाकी सारे दरवाज़ों से छोटा था। शायद इसे छुपाकर बनवाया गया था। ये दरवाज़ा कहाँ जाता था और क्यों, उसे सबकी नज़र से छुपाया गया था। मैंने सांस अंदर खींची और दरवाजे पर हाथ रखा। मैंने जैसे ही उसे खोलने की कोशिश की तो पीछे से फिर मुझे एक आवाज़ आई कि दरवाज़ा मत खोलो। मैं चौंक कर पलट गई। मालिक मेरे पीछे ही खड़े हुए थे। उनके चेहरे पर डर था और उनकी आंखों में गुस्सा था। मैंने कहा, क्यों? आखिर मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे जानने की चीज़ नहीं है। मैंने कहा, तो फिर ये दरवाज़ा यहाँ क्यों है और क्यों छुपाया गया है? मैं तो इसे खोल कर रहूँगी। उन्होंने कहा कि देखो, अब मैं एक बहुत बड़ा फ़ैसला करने जा रहा हूँ। अगर तुमने ये दरवाज़ा खोला तो तुम कभी सुकून से नहीं रह सकोगी। वो न सिर्फ मुझे दरवाज़ा खोलने से रोक रहे थे बल्कि बचा भी रहे थे। मैंने उनकी एक न सुनी और एक झटके से दरवाजे का हैंडल घुमा दिया। उन्होंने मुझे रोकने की काफ़ी कोशिश की। शायद उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि मैं रुकने वाली नहीं हूँ। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो एक अजीब सी बदबू मेरी नाक से टकराई थी। चारों तरफ अंधेरा था। मैं हाथ से दीवारें टटोलकर अंदर की तरफ जाने लगी। मुझे दीवार पर महसूस हो गया था और लाइट का बोर्ड दिखाई दे गया था। मैंने जैसे ही बटन दबाया तो रोशनी हो गई थी, लेकिन रोशनी के साथ एक भयानक हकीकत मेरे सामने खुलकर आ गई थी। मेरी तो चीख निकल गई। वहाँ एक औरत बैठी हुई थी, बड़ी ही गंभीर अवस्था में। उसको जंजीरों से बांधा हुआ था। बाल बिखरे हुए थे, कपड़ों पर गंदगी जमी हुई थी, जैसे वो कई सालों से यहाँ कैद हो। मैंने पलटकर मालिक की तरफ देखा जो दरवाजे के बाहर खामोश खड़े हुए थे। मैंने कहा, ये औरत कौन है? उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और एक नरम आवाज़ में कहा कि ये मेरी माँ है, जिसे मेरे पिता ने यहाँ कैद करके रखा। ये सुनकर मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। ये इस जायदाद, इस बंगले के मालिक मेरे पिता राजवीर प्रताप की पहली पत्नी है। कुछ सालों पहले मेरे पिता ने दूसरी शादी की तो उन्होंने मेरी माँ को इस घर से गायब कर दिया। सबको यही लगता था कि वो मर चुकी हैं, मगर हकीकत यहीं पर कैद थी। मैंने कहा, मगर ऐसा क्यों किया आपके पिता ने? उन्होंने कहा, क्योंकि मेरी माँ ने एक ऐसी हकीकत जान ली थी जो मेरे पिता छुपाना चाहते थे, और वो हकीकत थी कि जायदाद की असल मालकिन हो। रघुवीर प्रताप ने जब ये सब मेरी तरफ देखकर कहा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने चौंक कर कहा, क्या मैं? उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि मेरे पिता की पहली औलाद, पहली बेटी तुम ही हो। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, ये झूठ नहीं है, यही वो सच्चाई थी जिसे मेरे पिता ने छुपाने की कोशिश की।
वो तुम्हें पैदा होते ही ख़त्म करना चाहते थे, मगर माँ ने तुम्हें किसी तरह यहाँ से निकाल दिया और एक गरीब परिवार को सौंप दिया। ये सुनकर मेरे शरीर की सारी ताकत ख़त्म हो गई। दरअसल तुम और मैं इस परिवार के असल हकदार हैं। निशु हमारी सौतेली बहन है। मैं शॉक थी जब अचानक मुझे जंजीरों की आवाज़ सुनाई दी। मेरी माँ ने अपना सर उठाया और उनकी आंखें मेरी आंखों पर जम गईं। कहने लगीं कि बेटा तुम वापस आ गई। उनकी आवाज़ कमज़ोर थी मगर एक अजीब सी ताकत थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उनकी तरफ बढ़ने लगी मगर तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। कोई आ रहा था। रघुवीर प्रताप ने पीछे पलटकर देखा। उन्होंने कहा कि हमें कुछ करना होगा। हम जल्दी से वहाँ से निकलने लगे मगर जैसे ही हम दरवाजे के बाहर निकलने लगे, सामने राजवीर प्रताप मतलब मेरे पिता खड़े हुए थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था और आंखों में सख्ती थी। मेरे तो सांस रुकने लगी। उन्होंने कहा, तो तुम्हें सब पता चल गया है? उनकी आवाज़ में जहर मिला हुआ था। मैंने घबराकर रघुवीर प्रताप की तरफ देखा मगर वो खामोश खड़े रहे। राजवीर प्रताप मेरी तरफ देखकर कहने लगे, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम यहाँ से चली जाओ या फिर तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारी माँ का हुआ है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उन्होंने कहा कि तुम भी हमेशा के लिए कैद हो जाओगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैंने सोचा कि क्या मैं यहाँ से भागकर अपनी जान बचाऊं या मैं यहाँ रुककर अपनी पहचान के लिए लड़ूंगी। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। मेरे पिता की नज़रें मुझ पर जमी हुई थी, जैसे वो मेरे हर रिएक्शन पर नज़रें रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मुझे डर लग रहा था। मेरे दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे, पर मैं जानती थी कि अब ये लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने देखा कि मेरा भाई खामोश खड़ा हुआ था। उसे खुद नहीं पता था कि उसे क्या करना है। उन्होंने कहा कि ये भले ही तुम्हारा भाई है, लेकिन ये कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा। मैं खामोश रही। मेरे पास वहाँ से बचकर आने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन जो सच्चाई मुझे पता चल चुकी थी उसे सोचकर मैं हैरान रह गई थी कि मैं एक अमीर घर की बेटी थी और इतने सालों से गरीबी की ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे पिता ने मेरे और मेरी माँ के साथ बहुत बुरा किया। मैंने रात तक का इंतज़ार किया। मुझे पता था कि अगर मैं रुक गई तो वो लोग मुझे ख़त्म कर देंगे। मैंने चुपके से वापस अपनी माँ के पास जाने की कोशिश की मगर दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। मेरी माँ वहाँ पर नहीं थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरे पिता ने उन्हें जान से तो नहीं मार दिया। मैं वहाँ से भागने लगी मगर जैसे ही मैं सामने पहुँची तो एक साया मेरे सामने आ गया। ये मेरा भाई था। मैंने उससे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया तुमने उसे कैद होने दिया। तुमने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? मेरी बात पर रघुवीर प्रताप ने अपनी आंखें झुका ली थी और कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि। इतना कहकर जल्दी से उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। कहने लगे कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारा पिता जिंदा है? वो आदमी हमारा पिता नहीं है। उस आदमी को तो मैंने तुम्हारे सामने एक्टिंग करने के लिए कहा था क्योंकि तुम्हें सब पता चल गया। मैंने कहा छोड़ो मुझे, मगर वो मेरा गला मजबूती से दबा रहा था। अब मैं क्या करती? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे समझ आया कि इस इंसान ने मुझसे झूठ बोला है। मेरी माँ को इसने ही कैद किया है। उसने कहा, मैं कई सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता ने तुम्हें कहाँ और किस परिवार को सौंप दिया, लेकिन जब तुम यहाँ आई तो मैंने तुम्हें बहुत रोकने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि तुम यहाँ से चली जाओ और ये सब कुछ जैसे चल रहा है वैसा ही चलता रहे। सारी जायदाद जिस तरह से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वैसे ही इस्तेमाल करता रहूँ, लेकिन तुमने यहाँ आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं अब खामोश नहीं रहूँगा। मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ कैद कर दूँगा। तुम्हारी माँ को मैंने दूसरी जगह कैद कर दिया ताकि वो किसी को सच्चाई न बता सके। दरअसल तुम्हारी माँ मेरी सौतेली माँ है और मैं अपने पिता की दूसरी पत्नी का बेटा हूँ। तुम्हारे पिता ने मेरी और मेरी माँ के साथ गद्दारी की थी। उन्होंने मरने से पहले सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर दी और तुम्हें हमारे हवाले छोड़कर चला गया। लेकिन मेरी माँ ने सोचा कि अगर तुम बड़ी हो गई और तुम्हें ये बात पता चली कि ये सब कुछ तुम्हारे नाम पर है तो तुम हमसे ये सब छीन लोगी। इसलिए उन्होंने तुम्हारी परवरिश करने के लिए तुम्हें किसी गरीब परिवार को दे दिया था और तुम्हारी माँ को मेरी माँ ने कैद कर दिया था कि कभी तुम्हारी माँ के बारे में किसी को पता चल ही न सके। मैंने तुमसे झूठ बोला कि ये सब कुछ तुम्हारे पिता ने किया था, लेकिन तुम्हारे पिता तो वसीयत तुम्हारे नाम करके मर चुके थे, जिसकी सज़ा तुम्हें और तुम्हारी माँ को भुगतनी पड़ी। मगर अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। निशु मेरी बहन है।
किस्मत तुम्हें यहाँ तक ले आई है। मैं तुम्हें पहली नज़र में देखते ही पहचान गया था कि तुम ही वो लड़की हो जो इस सब की असल मालकिन हो, क्योंकि तुम्हारा चेहरा जिस तरह से बचपन में था, जवानी में भी बिल्कुल ऐसा ही है। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। अब तुम जिंदा नहीं बचोगी। और वो वसीयत के पेपर निशु के पास इसलिए आए थे क्योंकि हमने उसे भी बता दिया था कि तुम हमारी सौतेली माँ की बेटी हो और हमारे पिता ने कभी हम दोनों भाई बहन का ख्याल नहीं किया। उन्होंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर दिया, इसलिए निशु तुमसे नफरत करती है। उसने प्रॉपर्टी के पेपर्स फाड़ दिए और जब से तुम यहाँ पर आई हो वो तुम्हें मारने की प्लानिंग बना रही है, लेकिन तुम बहुत जल्दी मरना चाहती हो, इसलिए तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। फिर समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रघुवीर प्रताप ने मेरे गले को मजबूती से पकड़ा हुआ था। मेरा दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, हरकत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा शरीर बेजान हो गया था। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। सामने खड़ा इंसान मेरी माँ का बेटा नहीं था, बल्कि मेरी सौतेली माँ का बेटा था, जो लगता तो मेरे पिता के ही खून का था, लेकिन उसने खून कभी भरम नहीं रखा और अपनी बहन को मारने पर उतर आया था। मेरे इस घर में आ जाने के बाद तो मुझे भटकाया जा रहा था ताकि मैं इस घर से बिना सच्चाई जाने खामोशी से चली जाऊं, लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दे सकती थी। मैं कुछ भी करके अपने हक के लिए लड़ना चाहती थी। निशु और रघुवीर प्रताप दोनों ही मेरी जान के दुश्मन बने हुए थे, मगर कैसे? मैं ये सब कुछ कैसे करूं? अपनी माँ को कैसे बचाऊं? रघुवीर प्रताप ने मुझे एक और ख़बर सुनाई। उसने कहा कि तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी माँ कहाँ पर है। मैंने तुम्हें सच्चाई पता चलने के बाद ही उनको यहाँ से गायब करवाकर उनकी लाश को नदी में फेंक दिया। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें देखते ही पहचान गई थी और मैं जानता था कि तुम बहुत चालाक लड़की हो। तुमने अपनी माँ को देख लिया तो मुझे फंसाने की कोशिश ज़रूर करोगी, मगर अब तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। वो मेरा गला मजबूती से दबाए जा रहे थे और मैं उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ये सब कुछ मेरे लिए मामूली नहीं था, मगर मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि बचपन से लेकर अब तक मैंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। अब तो आपको मेरी मदद करनी ही होगी, लेकिन मदद कहाँ से आएगी? रात का समय था, किसी को नहीं पता था कि मैं किसी मुसीबत में उलझी हुई हूँ, मगर ऊपर वाला तो सब कुछ देख रहा है। अचानक शोर की आवाज़ आने लगी और ये कहर मुझे अपनी तरफ आता हुआ महसूस हो रहा था। जैसे ही रघुवीर प्रताप को लगा कि शोर की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो उन्होंने अपने हाथ को नरम करना शुरू कर दिया। मुझे सांस आने लगी, लेकिन जब मैंने देखा तो घर के सारे नौकर मुझे बचाने के लिए आ रहे थे। नौकरों ने सुन लिया था कि रघुवीर प्रताप मेरे साथ क्या करने जा रहे हैं और अब तक वो मेरी माँ, मतलब कि इस घर की असली मालकिन के साथ क्या कर चुके हैं। इस इंसान की माँ तो मर गई थी, लेकिन ये दौलत के लालच में आकर मुझे और माँ को रास्ते से हटा देना चाहता था। ये मेरी माँ को तो मारने में कामयाब हो गया था, लेकिन मेरी मौत इसके हाथों नहीं लिखी थी। घर में मौजूद सारे ही नौकरों ने मिलकर रघुवीर प्रताप पर हमला बोल दिया, क्योंकि नौकर भले ही गरीब होते हैं, मगर वो जानते हैं कि असली मालिक के साथ किस तरह से पेश आना है। जब उनको पता चला कि इस घर की असली मालकिन मैं हूँ, तो वो मेरे साथ वफादारी करने पर उतर आए थे। उन्होंने मुझे रघुवीर प्रताप से बचा लिया था और मौके पर ही पुलिस को भी बुला लिया गया था। रघुवीर प्रताप को मौके पर अरेस्ट कर लिया गया। जेल में जब उनके साथ पूछताछ हुई तो उन्होंने सारी सच्चाई बयां कर दी कि अब तक वो कितने सारे जुर्म कर चुके हैं। मेरी मदद ऊपर वाले की तरफ से आ गई थी। हाँ, मैं बच गई थी। जो कुछ मेरा था वो मुझे वापस मिल गया था। पुलिस रघुवीर प्रताप को ले गई थी। हालांकि वो पुलिस के साथ जाने से पहले बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन अब उनकी कोई हरकत काम नहीं आने वाली थी। नौकरानी ने कहा कि जब तुम इस घर में दाखिल हुई थी तो हम समझ गए थे कि तुम ही इस घर की मालकिन हो, लेकिन रघुवीर प्रताप के होते हुए कहाँ कोई अपनी चला सकता है। मेरे ही भाई ने मुझे इतना गुमराह किया। मैं ये सोचकर रो रही थी, मेरी माँ ने भी मेरे साथ बहुत गलत किया और मेरी सगी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अगर वो मेरा ध्यान ना भटकाता तो शायद मैं अपनी माँ को बचा सकती थी। अब घर में निशु बची थी। जब उसे ये सब कुछ पता चला तो उसने मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी थी और कहा था कि भैया मुझसे जैसा कहते थे मैं वैसा ही किया करती थी। मुझे बताया गया था कि मुझे आपके साथ नफ़रत करनी है। जब आप इस घर में आई थी तो भैया ने मुझसे कह दिया था कि मुझे जब मौका मिले तो मैं आपको जान से मार दूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप मेरी बहन हो। मुझे माफ़ कर दो दीदी। मैंने निशु को तो माफ़ कर दिया था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी।
कुछ समय के बाद मैं अपने पति और माँ को लेकर यहाँ आ गई और फिर हम सब लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। कुछ समय पहले जो मैं इस घर में नौकरानी बनकर आई थी, अब इस घर की मालकिन बन गई थी। मेरे पति की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने कहा कि ऊपर वाले के फैसले वही जानता है। तुम्हारा मन साफ था, तुम अपने घर को बचाने के लिए और चलाने के लिए यहाँ आई थी, मगर पता चला कि ये घर ही तुम्हारा है। मेरी माँ जो मेरी सगी माँ नहीं थी, मगर उसने सगी माँ की तरह मेरी परवरिश की थी। उन्हें भी ये नहीं पता था कि मैं यहाँ पर नौकरी कर रही हूँ, लेकिन जब उनके सामने सच्चाई आई तो उन्होंने कबूल कर लिया कि जब मैं 6 साल की थी तो एक औरत तुम्हें मेरे हवाले कर गई थी। मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हारी परवरिश अपनी सगी औलाद से बढ़कर की। मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की जिन्होंने हमेशा मेरी मदद की। अब मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर के नौकरों के साथ बुरा सुलूक नहीं होता। मैं अपने घर के नौकरों को भी अपने परिवार के सदस्य की तरह समझती हूँ। इस घर के साथ साथ और घर के लोगों के साथ साथ मैं निशु का भी बहुत ख्याल रखती हूँ। उसे मेरे साथ बहुत अच्छा लगता है और वो हमेशा मेरे साथ मोहब्बत से पेश आती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।